हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अंकित मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम विद मी में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। मतलब क्वेश्चन कहना चाहता था किस वर्ष इनमें से 1931, 1932, 1922, 1920 इनमें से किस साल में जो तिरंगा झंडा अपनाया गया था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में चरखा रखा गया था। तो जो ऑफिशियली वो तो 1947 में 22 तारीख को अपनाया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में एक चरखा 1931 को यानी कि 1931 को मतलब 1931 में रखा गया था। और ये जो है ये 22 जुलाई 1947 को ऑफिशियल रूप से जो संविधान सभा है उसने हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को अपनाया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये आया भी हुआ, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा के नोट करिएगा। तो आइए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राप्त संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1840 में, 1835 में, 1835 मतलब 1935 में और 2000 में। अगर इनमें से हम सही आंसर की बात करें तो 1935 में मैकाले के टाइम पे ये नई शिक्षा नीति आई हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि पहले अंग्रेजों का मतलब ऐसा, इसमें एक लॉर्ड मैकाले ने एक प्रस्तुत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सम्मुख। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो बेंच थी उसके सम्मुख इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया था, जिसे उन्होंने मान भी लिया था, लेकिन इसको प्रस्तुत करने वाले जो थे वो मैकाले ही थे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब। इनमें से अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इसे मेनली मनाया जाता है। ये जो चित्रकला शैली है ये 5वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। इसमें भारतीय मंदिरों, संस्कृतियों आदि का रूप मतलब मेनली मिलता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से नोट करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये एसएससी जीडी की पिछली ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन में से हम लोग आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि एसएससी का पहले से भी रूल रहा कि वो चीज़ें रिपीट करने पर ज़्यादा फोकस करती है। तो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे नोट डाउन जरूर करिए। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? मातंगनी हाजरा, अनुराधा अनुराधा राय। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, टाइपराइटर की मिस्टेक का। अब आपको इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन है तो आपके लिए आसानी होगा, या फिर मातंगनी हाजरा या फिर अनुराधा। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मातंगनी हाजरा। इनको फीमेल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मातंगनी हाजरा को फीमेल गांधी यानी या फिर वृद्ध गांधी, बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता और एसएससी में कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। इन 4 में से उत्तर गुप्त युग में कौन सा विद्यालय था जो फेमस हो गया था? तो अगर मैं बात करूं वो विद्यालय था नालंदा। ये क्वेश्चन कई बार को एसएससी ने पूछा भी हुआ है और मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन पूछता भी। तो आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन करती चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आप लोग अगर चाहें तो मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन? अगर हम बात करें भारतीय नेपोलियन की उपाधि तो वो समुद्रगुप्त को ही दी गई थी। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये आपके समुद्रगुप्त से ही संबंधित, इसमें समुद्रगुप्त का ही वर्णन करते हैं। अगर मैं इसमें हर्षवर्धन की बात करूं तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने एक युद्ध में हरा दिया था। हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे।
चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो भी इसी गुप्त वंश से ही संबंधित थे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? थोड़ा सा इन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइपराइटर की गलती कारण है। पहला ऑप्शन सुश्रुत, दूसरा च्यवन, तीसरा धन्वंतरी या फिर चौथा चरक। अगर हम इसमें चरक की बात करें तो आपने एक चरक संहिता नामक एक बुक सुनी होगी, जो इन्हीं की बुक है। चरक ने ही चरक संहिता नामक बुक लिखी। अगर सुश्रुत को कहें तो इन्हें तो शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो अब इनमें से या तो फिर च्यवन होगा या फिर धन्वंतरी। तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा का भगवान माना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त प्रथम। अगर इसमें गुप्त शासकों में देखा जाए तो श्रीगुप्त हो गए, जो इसके संस्थापक भी थे, क्योंकि अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो मतलब ज्ञात संस्थापक वो श्रीगुप्त ही था, तो इसका मतलब जो पहला ज्ञात गुप्त शासक था वो भी श्रीगुप्त ही था। चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों गुप्त वंश से ही संबंधित है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियाई द्वारा या फिर हुड़ों द्वारा या फिर तुर्कों द्वारा। तुर्क थोड़ा सा बाद में आए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हुड़ों द्वारा। जब हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत का जो व्यापार था रोमन साम्राज्य के साथ उसके बाद से खत्म हो गया। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी। वराहमिहिर भी बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोलक शास्त्री थे। अगर इसमें पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो गुप्त वंश, दूसरा कुषाण वंश, तीसरा मौर्य वंश और चौथा पाल वंश। अगर आर्यभट्ट और वराहमिहिर की बात की जाए तो ये लोग जो थे, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये गुप्त वंश से संबंधित, गुप्त वंश में ही इन्होंने मतलब जो अपनी खोजें थी, ये मतलब उस टाइम पे ही ये लोग थे गुप्त वंश के सानिध्य में, क्योंकि जो पहले के लोग रहा करते थे वो किसी राजवंश के सानिध्य में ही रहते थे। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? जैसा कि मैंने आपको आगे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां यानी कि उपलब्धियां उसमें उत्कीर्ण हुई हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी या फिर वी राव ने। अगर हम राष्ट्रीय आय के आकलन की बात की जाए तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आकलन किया, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज हमारे देश से पैसा बाहर ले जा रहे थे। इसका सिद्धांत भी इन्होंने ही सबसे पहले दिया। अगर सरदार पटेल की बात करें तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपके महालनोबिस जी, इन्होंने भारतीय सांख्यिकी विभाग की भी स्थापना की थी, इसीलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस इनका पूरा नाम है। पीसी यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, क्योंकि कई बार पूछ भी लेता है कि इनका फुल नाम क्या था। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या, तो आपको ध्यान रखना प्रशांत चंद्र। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूंजी निर्माण या फिर उपयुक्त सभी। अगर प्राकृतिक संसाधन हो गए तो उससे भी देश का आर्थिक विकास निर्भर होता है, क्योंकि जैसे सऊदी अरब तेल और पर स्थित है तो ये सब प्राकृतिक संसाधन ही तो है। दूसरा बाजार का आकार, कि आपका मार्केट कितना बड़ा है। जैसे इंडिया का मार्केट आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया इंडिया में मार्केट व्यापार करने आती है। उसका रीजन क्या? क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे मार्केट भी बड़ा है। पूंजी निर्माण या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर मैं यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ तो वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो इस समय पहली महिला अध्यक्ष है वो नागोजी इवेला। अगर इसकी बात की, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। न्यूयॉर्क की अगर बात की, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का
मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपके पेपर में एक दो मुख्यालय भी पूछे जाएंगे कि उनका कहाँ है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के भी आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन आने की संभावना, क्योंकि नागोजी ओकाजा-इवेला पहली इसकी महानिदेशक भी हैं WTO के। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? अगर मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो इसे RBI ही हैंडल करता है, इसका नियंत्रण उसका RBI का होता है। अगर इस समय RBI के गवर्नर की बात की जाए तो वह शक्तिकांत दास। आपने नोटों में इनका सिग्नेचर देखा होगा, वो गवर्नर का ही होता है। अगर मैं बात करूं वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ही आपकी वित्त आयोग की अध्यक्ष होती हैं। इस समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? होगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या कोटारलम प्रपात? अगर मैं बात करूं भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग प्रपात। जोग प्रपात कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी के तट पर। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये शरावती नदी के तट पर, शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार SSC GD में पूछा भी गया हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर केरल? अगर मैं जूट उत्पादन की बात करूं तो इसमें जो सबसे प्रचुर प्रदेश है वो है आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा का जो द्वार डेल्टा क्षेत्र होता है वहाँ पे पूरी दुनिया का 85% जूट उत्पादन में मदद मिलती है। मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गंगा के डेल्टा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इस बात को थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो भारत में वो पश्चिम बंगाल है, लेकिन जो गंगा का डेल्टा है उसमें दुनिया का 85% जूट का उत्पादन होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? ये एक प्रकार की हिंदी है। पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस? अगर मैं इसके सही क्वेश्चन की बात करूं तो वो होगा भारत एवं श्रीलंका। श्रीलंका इस समय आर्थिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है, तो श्रीलंका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी एक असनी नाम का तूफान भी आया हुआ था, जिसका नामकरण श्रीलंका ने ही किया था। इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो रानिल विक्रमसिंघे हैं। इस सब चीज़ों का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो इस समय करंट में चल रहा है उससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरला? अगर मैं सही उत्तर की बात करूँ तो वो होगा आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को ही भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। भारत इस समय में आपको एक क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइएगा, क्योंकि भारत के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। SSC बार बार पूछता रहा है, तो इस बार भी चांसेस हैं कि GD में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि पहली बार जो परमाणु बम था वो कहाँ फेंका गया था, तो ये जो फेंका गया था वो तो फेंका गया था हिरोशिमा को। पहले 6 तारीख को 1945 में ये हिरोशिमा में फेंका गया। फिर उसी के बाद 3 दिन बाद 9 को, यानी कि 9 तारीख 1945 को ये फेंका गया नागासाकी। और ये जैसे अगस्त में ये घटना हुई थी, मतलब 6 अगस्त की ये बात है, और जुलाई में ही इसको अमेरिका ने बनाया था, यानी कि जुलाई 1945 को ही इसकी जो निर्माण हुई थी, मतलब परमाणु बम का जो आविष्कार हुआ था वो इसी टाइम पर ही हुआ था। और आविष्कार के यानी कि आविष्कार के 1 महीने बाद ही इसको, मतलब परमाणु बम को हिरोशिमा में गिराया गया। हिरोशिमा और नागासाकी ये जो है जापान के ही एक शहर है। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके बाद विश्व युद्ध खत्म हो गया था। इससे जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुई। जब ये बम जमीन पर गिरा था तो जिस जगह पे गिरा था तो वहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता,
हो गया था। तो आप समझ गए होंगे कितना नुकसान पहुंचा होगा, जो हमारे एक समाज के लिए बहुत ही घातक कदम था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षमा मंडल, क्षमा मंडल नहीं होगा, वो होगा क्षोभ मंडल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसकी पृथ्वी की, अगर पृथ्वी से दूरी की बात की जाए तो इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो है 10 किलोमीटर के आसपास। जो ओजोन परत होती है ये हमें स्किन कैंसर से भी बचाती है, क्योंकि ये जो उससे रेडिएशन आते हैं सन से, ये उनको ऑब्जर्व कर लेती है, फिर उसके बाद लाइट को ज़मीन में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि हम लोग ढेर सारी बीमारियों से बच जाते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ओजोन परत में मतलब कौन सी किरणें आती हैं, तो यूवी किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत रोक लेती है, जिससे कि हमें स्किन कैंसर का खतरा हमारा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, अमुंद सेन, कैप्टन कुक या फिर कोलंबस? अगर मैं अमेरिका की खोज की बात करूं तो वो तो कोलंबस ने की थी, लेकिन अगर भारत की खोज की बात की जाए तो वो वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले केरल के कालीकट क्षेत्र में पहुंचा था, केरल के कालीकट में। क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा नोट करते चलिए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती? अगर मैं नासिक की बात करूं कि किस नदी के किनारे से स्थित है, तो वो महानदी के किनारे स्थित है। नासिक महाराष्ट्र का ही एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र राज्य में ही नासिक पड़ता है। यह सनातन संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का भी केंद्र है, तो इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस या शैवाल से? अगर मैं पेनिसिलिन की बात की जाऊँ तो वो फफूंद से प्राप्त होती है। फफूंद, थोड़ा सा ये क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि साइंस से भी तो 3-4 एक क्वेश्चन डेली पूछता है। तो आपको मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँ, जिससे कि आपकी थोड़ा सा अच्छा सा रिवीजन हो सके। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो 2 महीने अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ वो क्वेश्चन वो हो जो ट्रेंड में हो, क्योंकि जो जिन चीज़ों का ट्रेंड खत्म हो गया उन चीज़ों को ही मतलब नहीं होता। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अग्न्याशय, पित्तवाहिनी या फिर यकृत? अगर मैं इसके स्रोत की बात करूं तो जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो इनमें ए या सी में से एक आंसर टिक कर दे, क्योंकि उन्हें पित्ताशय, पित्तवाहिनी, तो लोगों को लगा पित्त का स्रोत यही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस केस में बिल्कुल गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो यकृत यानी कि लीवर। जो पित्त का स्रोत है वो होता है यकृत। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये साइंस के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस या फिर सागरिका? अगर मैं इसके सही क्वेश्चन की बात करूं तो त्रिशूल 1 जो है ये भूमि से वायु में जाने वाला मिसाइल है। अगर अग्नि की बात करें तो ये सतह से सतह में मार करने के लिए, सतह से सतह में मार करने के लिए अग्नि मिसाइल बनाई गई थी। ये इंडिया में ही बनाई गई। और जो ये ब्रह्मोस है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। इसका जो नाम है ब्रह्मोस वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की कोई नदी थी, मुझे मूसी नदी को मिला के इनका नाम बनाया गया। और ये सागरिका है आपका, ये सागरिका आपका पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली टारपीडो है। इसमें ये परमाणु हथियार लेके भी जाने में सक्षम है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिएगा। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल? नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, तो जाहिर है कि नेपाल में ने ही विक्रम संवत को अपना आधिकारिक कैलेंडर माना हुआ है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया? आपको मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं, कि यंग इंडिया का ही 1933 तक संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? अगर मैं बात करूं भारत सेवक समाज की स्थापना
की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता, तो वो होते हैं दादा भाई नौरोजी। अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं, तो कई बार पेपर में एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशक, कौन सा नेता है इनमें जिसने उसने कभी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं की, तो बाल गंगाधर तिलक ही वो नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 10 बार एसएससी ने पूछा हो, और इस बार भी चांस है कि जीडी के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास जी, चंद्रशेखर आजाद जी, कल्पना दत्त या फिर राजगुरु। अगर मैं इसमें बात करूं कि अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, तो राजगुरु जी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार ली थी, क्योंकि उनका मानना था कि मैं आज़ाद था और आज़ाद ही मरूंगा, मुझे अंग्रेज छू नहीं सकते, और वो उसी मोटो के साथ जीवन भर लड़ते रहे। क्योंकि हम लोग आज जहाँ खड़े हैं, आप लोग जहाँ खड़े हैं, इस देश को आज़ाद कराने के लिए इन जैसे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई, तो अपने टाइम को, अपने वक्त को एक सही डायरेक्शन में लगाएं, इस देश के विकास में लगाएं। अगर आप सच में इस देश का विकास करना चाहते हैं ना, तो पहले आप अपना विकास करिए, क्योंकि अगर इंसान खुद का विकास करता है ना, तो साथ में देश का भी विकास करता है। क्योंकि इतने महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी ऐसे ही नहीं दी, तो उनकी कुर्बानियों को आप निरर्थक जाने न मत दीजिएगा। तो आइए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या फिर लाहौर। अगर मैं बात करूं मोती मस्जिद की, तो वो आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद के साथ साथ ताजमहल भी आप लोग जानते हैं यहीं स्थित है। जयपुर की बात करूं तो यहाँ पर हवा महल स्थित है। और अगर मैं बात करूं लाहौर की, तो लाहौर में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी। तो इस बात को थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोहे पर जंग लग जाता है, ताकि पानी के पाइपों पर जंग न लगे, इसके लिए एक लेयर चढ़ाई जाती है। उस लेयर जस्ते की लेयर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना कहते हैं, मृत धातु बनाना कहते हैं, या फिर वल्कनीकरण करते हैं, या फिर यस्दीकरण करते हैं। अगर मैं सही क्वेश्चन की बात करूं, तो वो होगा आपका यस्दीकरण, क्योंकि जो यस्दीकरण होता है वो जब लोहे के पाइपों में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग यस्दीकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन की। तो अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, इस बात का थोड़ा सा विशेष याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या टेनिस। चाहे नेहरू ट्रॉफी हो या फिर चाहे संतोष ट्रॉफी हो। संतोष ट्रॉफी भी कई बार पूछी गई है कि किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा संतोष ट्रॉफी का विनर कौन था। तो अगर मैं बात करूं इसके विनर की, तो वो था केरल की टीम ने इस बार संतोष ट्रॉफी जीती हुई, जो फुटबॉल की प्रतियोगिता। नेहरू ट्रॉफी जो है वो भी फुटबॉल की प्रतियोगिता। मैंने आपको बता दिया, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नेहरू ट्रॉफी हो चाहे संतोष ट्रॉफी, दोनों ही फुटबॉल से संबंधित हैं। वह प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख चैनल सागर तैर कर पार किए? चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव या प्रिया सानभार। अगर मैं बात करूं, वो महिला जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे, वो थी बुला चौधरी जी, क्योंकि भारत की बुला चौधरी जी ने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। ये थे आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप एग्जाम विद मी के साथ लगातार जुड़िए, क्योंकि सपने उनके सच नहीं होते जो लोग सपने देखते हैं, सपने उनके सच होते हैं जो सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक करते हैं। तो आप लोग अपनी मेहनत को एक नया आयाम दीजिए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। जनवरी में आपका पेपर है, जनवरी के तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हर हाल में होने की संभावना, जैसा कि एसएससी ने भी कहा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए एग्जाम विद मी के साथ जुड़े। थैंक यू।